बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और जी हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सारा कुछ। कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन की थी, अबैकस किया था, और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो हमारे पास डिवाइसेस कंप्यूटर की डेफिनेशन में लाया करती गई वो हम पढ़ते रहे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं जो कि वक्त के साथ साथ, तारीख के साथ साथ वाकयात और मामलात होते रहे, उन्हें कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहां पर बाकी सारा कुछ तो ठीक था, पर ये जो स्लाइड रूल है, दिस इज इन्वेंटेड समवेयर इन 1614। ये 1614 के अंदर बना है, जो कि आपके पास आता है नैपियर बोन्स के साथ। नैपियर बोन्स भी 1614 के अंदर बना, और उसके बाद ये स्लाइड रूल भी 1614 के अंदर बना, जबकि ये जो हॉलरेड डेस्क था ये 1890 के अंदर बना, राइट? ठीक है जी। और 1822 के अंदर चार्ल्स बैबेज ने फाउंडेशन कॉन्सेप्ट दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मार्क 1 के साथ। अब मार्क 1 जो है, ये सबसे ज्यादा कामयाब नेक्स्ट इन्वेंशन थी। द नेक्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन इन्वेंटेड वाज अ डिजिटल कंप्यूटर नोन एज मार्क 1। मार्क 1 बनाया गया और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू हियर कि इसमें कामयाबी में था क्या। होवर्ड डेकन ने 1944 के अंदर ये बनाया। इट वाज इन्वेंटेड बाय होवर्ड डेकन इन 1944। मार्क 1 कुड ऐड 3 नंबर्स, जस्ट 3 नंबर्स ऑफ 8 डिजिट्स, दैट्स ऑल। ये 1 सेकंड के अंदर करके दिखा देता था। अब अगर आप लोग मेरे लास्ट लेक्चर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि what is the speed of P4 computer, that how many instructions it can solve in a second, तो आपको अंदाजा होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं कि मार्क 1 किस कदर स्लो और क्या मशीन थी। एंड जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस मशीन। ये इस तरफ डायग्राम के अंदर आपको, ये कोई बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड नहीं है, ये मार्क 1 कंप्यूटर है जिसके अंदर लोग फिर रहे हैं, और ये सारी उसके अंदर मशीनरी लगी हुई है। इसके अंदर 8 कंडीशंस यूज होते हैं। अभी बेसिकली इट बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारे अभी इस लेक्चर के आगे आज हम जनरेशन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके अंदर आपको अंदाजा होगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स ऑफ 8 डिजिट्स। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है। जैसे ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनके 8 डिजिट्स हैं, इनको ये ऐड करके यहाँ पर आंसर दे देता था। ये इसका बहुत बड़ा तीर था जो इसने मारा था 1 सेकंड के अंदर। बट एट दैट टाइम ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और अब हमें ये ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल ही मजाक है, राइट? ऑलराइट। उसके बाद अब इसकी मजीद कुछ हम डिटेल्स देख लेते हैं। ये क्या क्या कर सकता था। एक तो ये 3 नंबर्स को ऐड करता था जो 8 डिजिट्स के होते थे 1 सेकंड के अंदर, और ये प्रिंट आउट, इट कुड प्रिंट आउट इट्स रिजल्ट्स ऑन पंच कार्ड्स। ये पंच कार्ड के ऊपर उनके रिजल्ट को की आउटपुट देता था। नाउ इफ यू रिमेंबर, हॉलरेड डेस्क जो था वो इनपुट ले लेता था, उसके पास कार्ड रीडर था और पंच उसके अंदर कार्ड्स डाले जाते थे जिनके ऊपर होल्स होते थे, और वो उन होल से सेंस करके इनपुट ले लेता था। ये आउटपुट भी दे रहा है, राइट? और इसके पास इलेक्ट्रिक टाइपराइटर था। टाइपराइटर वैसा ही था, पुराने वाला टाइपराइटर जो ठक ठक करके जिसकी आवाज आती है, जिसको हम चलाते हैं, और उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रिक था। उसी टाइपराइटर को इलेक्ट्रिक करके उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आगे इसके साइज के बारे में बात की जा रही है कि ये 50 फुट लंबा था और 8 फुट इसकी हाइट थी। 50 फीट लॉन्ग, यानी कि जो हमारे क्लासरूम्स हैं जहां पर हम होते हैं क्लास के अंदर, दोज आर ओनली 25 फीट लॉन्ग, और उनकी हाइट 11 फुट के करीब होती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल। तो ये 50 फीट लॉन्ग है और इसकी हाइट है 8 फीट के करीब।
और इसके अंदर 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस लगे हुए थे। इन फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई और उनको भी इलेक्ट्रिक स्विचेस कहा जा सकता था। मार्क 1 इज शोन इन फिगर, ये मार्क 1 शो कर दिया। मार्क 1 के बाद मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4 बनाया गया और उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई और वो भी हॉवर्ड एकन ने ही बनाया, राइट। Since computer evolution is a continuous process, it has not stopped in the modern era. मतलब तब से लेकर के 1 सेकंड के अंदर 3 डिजिट्स को ऐड करने वाली मशीन से लेकर चलते चलते आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री जिसके ऊपर काम कर रही है उसके अंदर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं जहाँ पर ये कंप्यूटिंग इस्तेमाल हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन कंपनीज का डाटा, एक एक यूज़र का डाटा कि उसका नाम क्या है, उसमें बैलेंस कितना है, उसके पास पैकेज कौन सा है, किससे कॉल आ रही है, किसकी कॉल जा रही है, और बहुत ज़्यादा डाटा होता है। एंड यू नो कि हमारे पास लाइक 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की और हर इंसान के पास 4-4, 5-5 सिम है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना डाटा होगा। उसके बाद एक कौन सा, अच्छा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC इज बीइंग यूज्ड इन टुडेज डाटा सेंटर फॉर फास्ट डाटा प्रोसेसिंग। एक तो इसका एक इसका काम है फास्ट डाटा प्रोसेसिंग और दूसरा इसका काम था पैरेलल प्रोसेसिंग। फास्ट डाटा प्रोसेसिंग तो आपको समझ आ गई ना कि जितना जल्दी कर सकें, ज्यादा से ज्यादा कर सकें। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है एक ही वक्त के अंदर एक से ज्यादा काम करना। पैरेलल, जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, दोनों साथ साथ जा रही होती हैं, राइट। इसको मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है कि एक ही वक्त के अंदर एक से ज्यादा काम किए जाते हैं। ये कैपेबिलिटी अगर हम जेंडर वाइज देखें तो फीमेल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू मेल्स कि वो एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम कर सकती हैं। अच्छा जी, फॉर रनिंग एडवांस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एफिशिएंटली, रिलायबली एंड फास्ट। एफिशिएंटली करते हैं वो काम, रिलायबली करते हैं और तेज करते हैं। एफिशिएंटली मीन्स के यूजिंग या टेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। जो भी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनका बेस्ट इस्तेमाल किया जाए, कोई चीज जाया ना हो, ठीक है, कम से कम इस्तेमाल के साथ ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल रही है। रिलायबिलिटी कि उसका जो जवाब है और जो काम है उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये गलत नहीं होगा, और सबसे बढ़कर ये सब कुछ फास्ट होगा। कॉन्सेप्ट, आगे एक दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है जो कि आजकल के दौर का है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग से मुराद क्या है? Cloud computing. The concept of cloud computing has been introduced in the simplest terms. Cloud computing means storing and accessing data and programs over the internet instead of computers hard drive. क्या है कि आपका डाटा और आपकी एप्लीकेशंस इंटरनेट के ऊपर कहीं पड़ी हुई है, आपके पास मौजूद नहीं है, राइट? तो आप उनको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ दिस वीडियो, you are watching this video in YouTube, so it's not in your mobile phone or on your computer, laptop, right? तो आप इंटरनेट के थ्रू एक डाटा जो कि आपके पास नहीं है उसको एक्सेस कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं। इस तरह ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं, ऑनलाइन गेम्स भी खेली जाती हैं, ठीक? तो इस कॉन्सेप्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। The current advancements in the computer technology are likely to transform computer into intelligent machine. अच्छा, कंप्यूटर इंटू इंटेलिजेंट मशीन, ये आई होपफुली आज के लेक्चर के एंड के जो आखिर वाला टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे कि क्योंकि कंप्यूटर बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होता, इट्स अ डम मशीन। वी विल टॉक अबाउट दैट इन द कमिंग लेक्चर। The evolution of computers will probably continue till their processing capabilities have become equal to human intelligence or even beyond that. उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के ऊपर इसी तरह काम होता रहेगा और ये तरक्की करता रहेगा हत्ता कि कंप्यूटर इंसान जितना ज़हीन ना हो जाए और इंसान से भी ज़्यादा ज़हीन ना हो जाए। अच्छा जी, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा ट्रिक है कि आपने ये सारा कुछ जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही लिखेंगे ना तो इट विल बिकम वेरी हार्ड फॉर द चेकर टू चेक इट। जैसे मैं पहले भी आप लोगों से कहता रहा हूं कि ऑलवेज यूज प्रॉपर हेडिंग्स एंड अंडरलाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर आंसर।
हर सवाल के जवाब के अंदर एक दो की पॉइंट्स होते हैं जो कि चेकर ढूंढ रहा होता है, और उसको जैसे ही वो की पॉइंट मिलता है वो आपको मार्क्स दे देता है, वो आपके नंबर नहीं काटता। तो अगर आप बिल्कुल अंडरलाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी वर्ड को हाईलाइट नहीं करेंगे, तो वो सारा पढ़ेगा, और जब वो पढ़ेगा तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी निकलेंगी, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी निकलेंगी, और जितनी ज्यादा मिस्टेक्स निकलेंगी दैट इज नॉट गुड फॉर यू। इवन दो इट्स अ साइंस सब्जेक्ट, इसके अंदर ग्रामर की और स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी ज्यादा काउंट नहीं होती, पर अगर आपके एक पेज के ऊपर 4 लाइनों में से 6 सर्कल्स हुए हुए होंगे तो इट विल फील वेरी बैड, और इट विल ऑटोमेटिकली डिडक्ट योर मार्क्स ना। ठीक है, तो ये मेरा मशवरा है, नसीहत है आपके लिए, जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने लाजमी तौर पर फॉलो करनी है। इन द असाइनमेंट आई गेव यू, जो कि मैं असाइनमेंट चेक करूंगा तो उसके अंदर ये चीज़ें मैं नोट करूंगा कि आप अंडरलाइन कर रहे हैं और हेडिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो जनरेशंस में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर कुछ हेडिंग्स इस्तेमाल होंगी, वो यहाँ पर मैंने पहले से आपके लिए लिख के रखी हुई है। जैसे ये जनरेशन है, राइट, इसके अंदर हर जनरेशन का एक टाइम पीरियड होगा कि वो कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। उसके बाद उस जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई, टेक्नोलॉजी के बाद उसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी इस्तेमाल हुई, उसकी मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या करना पड़ता था, एसी लगाना पड़ता था या फैन से काम चल जाता था, या और रिलायबल कितने थे उसके आंसर, कितनी हद तक ठीक होते थे, स्पीड कितनी थी उसकी, कम थी ज्यादा थी, ठीक है, उसका साइज कैसा था, कॉस्ट क्या थी, एक्सपेंसिव तो नहीं था, एंड मोस्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल उसकी। अब इसके अंदर एक पैटर्न होगा, फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फोर्थ जनरेशन एक पैटर्न होगा। पैटर्न ये होगा कि टाइम पीरियड और टेक्नोलॉजी तो चलो ठीक है, इसके अंदर इसका साइज छोटा होता जाएगा और स्पीड ज्यादा होती जाएगी, कॉस्ट कम होती जाएगी, ठीक है, मेंटेनेंस कम होती जाएगी, रिलायबिलिटी, स्पीड, ये दोनों चीजें ज्यादा होती जाएंगी, साइज, कॉस्ट, मेंटेनेंस कम होती जाएगी, राइट। हमेशा ऐसा होगा। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड पे फोर्थ पे, फिफ्थ इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट एक्चुअली गो विद दीज हेडिंग्स। फिफ्थ इज अ डिफरेंट टाइप, तो वो हम देखेंगे कि फिफ्थ में क्या है। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू हेडिंग्स इनको डिस्कस करते जाएंगे, साथ इसको रीड आउट भी करेंगे और मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स भी देखते जाएंगे, और हेडिंग्स को भी साथ साथ देखते जाएंगे कि कहां पर कौन सी हेडिंग बनती है या किस हेडिंग के नीचे क्या लिखना चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो फर्स्ट हेडिंग आएगी इसकी टाइम पीरियड की, दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज फ्रॉम 1940 टू 1956। उसके बाद सेकेंड हेडिंग है टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास आ जाएगी वैक्यूम ट्यूब्स, right? Vacuum tubes were used in the first generation of computers. Vacuum tubes generated so much heat that they had to be cooled by air conditioners. Vacuum tubes burned out very often and it was difficult to repair and maintain. Now, ये vacuum tube से लेकर, यहां से लेकर और ये यहां तक, जनरेशन तक मेंटेनेंस के अंदर आ जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब जनरेटेड सो मच हीट, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, इनको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर्स की जरूरत पड़ती थी, और ये बहुत ज्यादा खराब होती थी, और इनको रिपेयर करना, इनकी मेंटेनेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो दीज 3 to 4 लाइंस आएंगी मेंटेनेंस की हेडिंग के अंदर। उसके बाद ये आप वैसे बाय द वे फिगर 19 के अंदर आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ बल्ब एक्चुअली, और ये एक बल्ब की तरह का ही है, ठीक है, फ्यूज टाइप डिवाइस थी। Then we have the following are the characteristics of first generation of computer. First generation of computers used vacuum tubes, as we have discussed earlier. Speed was slow and memory was very small, right? तो speed की heading आ जाएगी, और उसके अंदर हम या speed दे दें या खाली, या speed and memory की heading के साथ speed was slow and memory was very small. उसके बाद साइज आ जाएगा, they were huge in size taking up the entire rooms. अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। आई थिंक कि मुझे नहीं बताने की जरूरत कि इसकी हेडिंग क्या होगी। दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, ये मेंटेनेंस के अंदर चला गया। उसके बाद इनपुट आउटपुट की हेडिंग आ जाएगी, इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स, आउटपुट वाज ऑब्टेन्ड ऑन प्रिंट आउट्स थ्रू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर।
आप नोट कर रहे होंगे कि ये तकरीबन वही चीजें और वही बातें हैं जो कि हमने मार्क 1 के अंदर डिस्कस की हैं, राइट? उसके बाद मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स, ये भी इनपुट आउटपुट के अंदर ही लिखा जाएगा। सम, फिर उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग आ जाएगी, सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर and computer, UNIVAC, Universal Automatic Computer, IBM 604, Mark 1, as I told you, Mark 1, and EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Alright, ये थी आपके पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी अगर आपको डायग्राम आसान लगे तो डायग्राम्स आर वेरी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी होती हैं, ये आपको मार्क्स लेके दे सकती हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अगेन टाइम पीरियड आ गया 1956 से लेकर 1963 तक। अब ये इसका थोड़ा सा बता रहे हैं, ये यहां पर आप ट्रांजिस्टर देख भी सकते हैं कि ये एक, वो जो पहले आपने वैक्यूम ट्यूब देखी है, वैक्यूम ट्यूब की जगह उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ? ट्रांजिस्टर के साथ। गॉट इट। 1947 के अंदर 3 साइंसदान थे, 3 साइंटिस्ट, विलियम शॉकले, जॉन बर्डीन एंड वॉल्टर ब्रिटेन इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर shown in figure 110. Transistor functions like a vacuum tube. It replaced the vacuum tubes in the second generation of computer. Transistors was faster, more reliable, smaller and much cheaper than vacuum tubes. जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे generations आगे जाती जाएंगी, स्पीड तेज होती जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ती जाएगी, मेंटेनेंस कम होती जाएगी, साइज छोटा होता जाएगा और सस्ते होते जाएंगे। तो अब वैक्यूम ट्यूब्स के लिहाज से ट्रांजिस्टर बहुत छोटा था, ठीक है, और उसके साथ साथ जब ट्रांजिस्टर का साइज छोटा हुआ, 3-3 हजार ट्रांजिस्टर लगते थे एक एक कंप्यूटर में, जो कि हमने मार्क 1 में पढ़ा भी था। तो ऑटोमेटिकली वो सारा साइज जो है वो सुकड़ने लग गया और छोटा होता गया। ऑलराइट जी, अब इन्होंने एक ही लाइन के अंदर हमारी तमाम हेडिंग्स का जवाब वैसे यहां पर दे दिया है। अब अगेन इन्होंने फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फर्दर डिस्कस किया हुआ है। आप अगर हेडिंग्स प्रॉपरली नहीं देते, तो अगर आप वो हेडिंग्स ना दें तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। देखें बेटा, जो तरीक़ाकार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूं वो कोई हरफ आखिर नहीं होता, वो मेरी तरफ से आपके लिए एक मशवरा होता। तो अगर आपको कोई और मशवरा देता है आपके सिबलिंग्स में से, एल्डर्स में से, आपके बाकी टीचर्स में से, तो बस आपने इतना सा करना है कि वो मशवरा मेरे साथ शेयर कर लेना है, ताकि हम उसको डिस्कस कर लें और दोनों में से जो बेहतर होगा आप भी उसको फॉलो कीजिएगा और मैं भी वो वाला फॉलो करने लग जाऊंगा। तो एवरीवन शुड हैव टू इंप्रूव देमसेल्व्स, राइट? अच्छा, तो द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब जो हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आए, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या आ गई? ट्रांजिस्टर्स। इनकी वजह से साइज, ट्रांजिस्टर रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंक्रीज द स्पीड एंड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर्स become more reliable and cheaper. Second generation of computers used punch cards, readers, magnetic tapes, magnetic discs and printers. Now, if you are intelligent enough, तो you can guess it very easily कि किस हेडिंग के अंदर कौन सा पॉइंट यहां से लिखा जाएगा। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, या आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले, दिस विल बी योर असाइनमेंट, कि आपने इन चारों जनरेशंस के ऊपर हेडिंग्स के साथ और अंडरलाइन करने के साथ मुझे सबमिट करवाना होगा। ओके जी, मूविंग ऑनवर्ड। असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड इन दीज कंप्यूटर्स। सब कुछ वैसे ही आ रहा जो फर्स्ट जनरेशन के बारे में था। वहां पे मशीन लैंग्वेज थी, यहां पे क्या आ गई? असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फोर्ट्रॉन एंड कोबल वर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और लेटर ऑन असेंबली लैंग्वेज, अच्छा मशीन लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक होती थी, उसके बाद असेंबली आई थी, असेंबली के बाद ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, फोर्ट्रॉन एंड कोबल। ये इंशाल्लाह आप लोग डिस्कस करेंगे इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 10th क्लास। एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर UNIVAC 2, IBM 7030, 77780, 7090, NCR, General Electric GE635 and Control Data Corporation CDC 1604 computers. Now you don't have to cram all of these
एग्जाम्पल्स, बट एटलीस्ट 2 to 3 मस्ट बी देयर. आपको 2 से 3 लाजमी आती हो, सारी की सारी याद करने की जरूरत नहीं है जी. अब हमारे पास है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइम पीरियड इज 1963 टू 1971. इसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी वैक्यूम ट्यूब्स. सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स. नाउ द ट्रांजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड विद इंटीग्रेटेड सर्किट और इन शॉर्ट वी कॉल देम आईसीज. इनको सेमीकंडक्टर चिप्स भी कहा जाता था. ये इनके अंदर इस्तेमाल की गई और आईसीज चिप्स वर डेवलप्ड इन अर्ली 1960s के शुरू में इनको बनाया गया. अ सिंगल आईसी चिप कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर. एक आईसी चिप के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होते थे. आईसी चिप्स इंक्रीज द पावर एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर. ऑटोमेटिकली इन्होंने क्या किया, जब ये रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर की जगह एक ऐसी डिवाइस लगाई गई जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स की क्वालिटीज मौजूद थी, तो उससे ना सिर्फ साइज मजीद छोटा हो गया, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम हो गई और हर चीज जो फायदेमंद थी वो ज्यादा हो गई. Invention of IC chips was great breakthrough in advancing computer technology. IC chips are shown in figure. ये 111 के अंदर ये IC chips आपको यहाँ पे दिखाई गई है. The following are the characteristics of IC, third generation of computers. Third generation computer used IC chips. IC chips improved the speed and memory of computer. Computers consumed less electricity, became smaller, cheaper and more reliable than second generation of computers. Keyboard and monitor. Now you can see the keyboard monitors were not there in the first and second generation. So it can be asked कि in which generation keyboard and monitors were used for the first time. So answer will be third generation of computers. These computers could run different application programs at the same time. जैसे कि हमने first generation से पहले HPC के बारे में पढ़ा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के अंदर, कि वहां पर एक वक्त के अंदर एक से ज्यादा पैरेलल कंप्यूटिंग जिसे कहा जाता है, वही यहां पर भी बताया जा रहा है. तो दैट कॉन्सेप्ट वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि एक ही वक्त के अंदर एक से ज्यादा काम किए जा रहे थे. उसके बाद some examples of the third generation of computers are Burroughs 6700, IBM System 360, System 3 and Control Data Corporation 3300 and 6600 computers. Do you know Intel invented the world's first microprocessor. जो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर है वो इंटेल ने बनाया था, उसका नाम था Intel 1404 और ये बनाया नवंबर 1971 के अंदर, जो कि फोर्थ जनरेशन के अंदर इस्तेमाल हुआ, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं. This is the picture of a microprocessor, जो कि आज भी ये i7 है, and now we have around I guess 10th to 11th generation of these. ठीक है, अब मार्केट के अंदर 11वीं 10वीं 11वीं जनरेशन चल रही है. तो अगर मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि अब जनरेशन में क्या फर्क है. In this generation of computer, LSI, large-scale integrations, and VLSI, very large-scale integration chips having millions of transistors were developed. तो जो आपके पास पहले बना था, that was vacuum tube. Vacuum tube ने replace transistor ने replace किया vacuum tube को. ICs ने replace किया transistors को. उनके अंदर काफी थे, right? पर microprocessors के अंदर millions of ट्रांजिस्टर्स की ताकत है. तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच पावरफुल दीज कंप्यूटर्स आर. A microprocessor is a single chip that can handle all the processing of a computer. A microprocessor is shown in figure 112. ये मैंने आपको पहले यहाँ पे पॉइंट आउट करवा दी थी. उसके बाद the following are the characteristics of fourth generation of computers. Microprocessors was developed which resulted in the development of microcomputers. Microcomputer से मुराद है छोटे कंप्यूटर्स जिसके अंदर मोबाइल फोन्स भी आ जाते हैं, लैपटॉप्स भी आ जाते हैं. ठीक है, छोटे साइज के कंप्यूटर्स. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी फास्ट, हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड यूज एडवांस्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक टच पैड, टच स्क्रीन. एवरीथिंग यू नो राइट नाउ will lie under the category of fourth generation of computer because as you can see the time period is 1971 to present. अच्छा, by the way, if you go to the market and you ask them कि मुझे एक fourth generation of computer चाहिए, तो believe me, nobody knows that.
ये सिर्फ एकेडमिकली आप लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए इसको खुद से डिवाइड किया गया है जनरेशन्स के अंदर. देयर इज नो सच जनरेशन्स देयर इन द इंडस्ट्री और इन द मार्केट. ये बस पढ़ाने के लिए और इनके काम करने के तरीके के ऊपर और इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करते हुए इनको डिवाइड किया गया है. सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू विजिट हफीज सेंटर और एनी अदर एरिया फॉर परचेजिंग अ कंप्यूटर. उसके बाद where were we? Microprocessors were developed which resulted in the development of microcomputers. Fourth generation of computers were very fast, have large storage capacity and use advanced input-output devices. Microcomputers are very small in size, very reliable, consumes less power and are affordable. Affordable? आसानी से खरीदे जा सकते थे. लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज इन माइक्रोकंप्यूटर्स. इनके अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर है विच ऑल्सो इंक्लूड्स गेम्स. ओके. ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैविंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI. जैसे कि आप लोगों ने अपनी सारी जिंदगी GUI ही इस्तेमाल किया है. यू पीपल एक्चुअली डोंट नो, इवन आई डोंट नो कि व्हाट इज कमांड लाइन इंटरफेस. आई नो व्हाट इज कमांड लाइन इंटरफेस बट आई हैवंट यूज्ड इन माई लाइफ. मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ. कुछ मामलात के अंदर कभी कभार करना पड़ा पर कोई ऐसी डिवाइस नहीं इस्तेमाल की जिसके अंदर सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस होता हो या डॉज होता हो. तो लेटेस्ट हमारे पास जो इंटरफेस है ये GUI ही कहलाता है. ये अभी आप अपने कमिंग चैप्टर्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे. दीज कंप्यूटर्स सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स दैट कंबाइंस टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियो. मल्टीमीडिया के अंदर तमाम आ जाती हैं. मल्टी का मतलब होता है जो ज्यादा हो. मीडिया आपके मीडियम की प्लूरल है तो इसके अंदर आपके पास साउंड और वॉइस और मतलब टच हर किस्म की चीज इसके अंदर आ जाती है. टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. दीज कंप्यूटर्स सपोर्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज विजुअल बेसिक, C++, जावा, पाइथन. और बाय द वे ये जितनी भी यहाँ पे लिखी गई हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये बिल्कुल भी अब मॉडर्न कंसिडर नहीं होती. खैर आप लोगों के लिहाज से ये बहुत मॉडर्न है. एंड यू विल बी स्टडिंग C++ in 10th class. Fourth generation computers support a large variety of portable and wireless input-output devices. Some examples, yes, again, very important. We have dual core, Core 2, Core i3, i5, i7 and AMD Athlon processor. It's another series of processing जो कि ज़्यादातर गेमिंग कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं. AMD. Some examples of fourth generation of computers are IBM ThinkPad series, HP Pavilion series, Dell Inspiron. These are series. ठीक है, जैसे टोयोटा वालों की सीरीज होती हैं. कोरोला है, GLI है, ग्रैंडी है. जैसे होंडा वालों की एक सिविक सीरीज है, एक उनके पास सिटी सीरीज है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. डेल इंस्पायरॉन सीरीज एंड एप्पल मैकबुक प्रो एंड मैकबुक एयर सीरीज. ऑलराइट जी, moving to fifth generation of computer. Fifth generation of computer is totally different from the rest of the four generations because it's not based on the technology we are using or its size or price. इस तरह की किसी भी चीज के ऊपर fifth generation base नहीं करती. For your information, FYI पहले पढ़ लेते हैं. Artificial intelligence is the branch of computer science concerned with making computers behave like humans. We are just making them or they are just acting कि they are acting and behaving like humans but in reality they don't. अच्छा, तो सिर्फ ऐसा लग रहा होता है. That's why as it's not true intelligence, that's why we call it artificial, कि ये नकली है. ठीक है, जैसे कागज का फूल होता है, दूर से आप देखें, आप उसके ऊपर परफ्यूम अगर थोड़ा सा लगा देते हैं तो वो आपको रियल लगेगा पर वो रियल होगा नहीं. इट वी ऑलवेज कॉल इट आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल के एक माने होते हैं मैन मेड. तो अगर ये मैन मेड भी है, ठीक है, तो वी कैन नेवर नो कि ये कभी भी इंसान की अकल को क्रॉस कर सकेगा. आई डोंट थिंक कि इट कैन एवर बिकॉज वी डोंट हैव अ लिमिट व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग. The goal of fifth generation of computers is to develop devices that can understand natural languages. ऐसी devices जो कि आम इंसानी जबान नेटिव लैंग्वेजेस जैसे हमारी उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, इन जबानों को समझ सके और इसके पास सोचने की ताकत हो. सोचने की ताकत, it's a very big word. This is a big challenge for computer developers and programmers to design such systems and softwares for them. तो रोबोटिक्स के अंदर ऑलमोस्ट यही चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और जापान इसके अंदर बहुत आगे है.
इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो वी विल डिस्कस इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जी। Fifth generation computers are based on artificial intelligence. In fifth generation of computers, AI will minimize the need to write programs. These computers will allow users to give, okay, fifth generation AI पे बेस करेंगे, AI means artificial intelligence, और हमें जो प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं किसी काम को करने के लिए, अगर हम एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बना देंगे तो वो खुद से प्रोग्राम डिजाइन कर लिया करेगा और काम को सॉल्व कर दिया करेगा। दीज कंप्यूटर विल अलाउ यूजर्स टू गिव कमांड्स इन एनी नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर रोबोट्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स। Alright जी, if you have any question related to fifth, fourth, third, second, first generation or before that जो हमने पढ़ा Mark 1, तो you are most welcome। और आज के काम के लिए जो आज का हमने लेक्चर लिया इसके अंदर जो काम है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने मुझे चारों जनरेशंस को प्रॉपर हेडिंग्स के साथ और हाईलाइट करके मुझे सबमिट करवाना होगा एंड यू नो हाउ टू सबमिट दैट। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलामु अलैकुम।